Hi friends, welcome to my YouTube channel, and today I'll discuss about a very common problem and that is prevalent in the society. जब भी हम अपने लिए कोई फ्लैट खरीदते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इट इज़ वेरी कॉमन कि वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गया या फिर टाइम से नहीं दिया या फिर हमारी जो बातें हुई हैं वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है एंड देयर इज़ समथिंग डिफरेंट ऑन द ग्राउंड। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, व्हाट आर दी रेमेडीज़ और क्या क्या उसमें सॉल्यूशंस हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस, अबाउट द रेमेडीज़ विच आर अवेलेबल एंड यू मे बी अवेयर ऑफ सम ऑफ देम, अबाउट सम ऑफ देम, और कुछ शायद हो सकता है आपको नहीं पता चले। तो इसमें जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, एक होती है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। अब डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस क्या है कि आपको मान लो बोला गया था कि लिफ्ट लगेगी लेकिन लिफ्ट नहीं लगी। आपको बोला गया था कि यहाँ से ये प्लान एक नया आपको फॉर एग्जांपल एमिनिटी मिलेगी लेकिन वो एमिनिटी भी नहीं मिली। तो ये हो गया डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। एंड डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में एक चीज़ है कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में। नाउ अगेन एक क्वेश्चन फिर आता है कि अब ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हो गया, फ्लैट दिया नहीं, डिले हो गया। कई बार हमारे पास रेंट का प्रावधान भी होता है कि जब तक बनेगा तो जो बिल्डर है वो आपको रेंट भी देगा। एंड वो सारी चीज़ें एग्रीमेंट होने के बाद भी आपको फ्लैट भी नहीं मिला, आपको फ्लैट जो बातें हुई थी वो भी नहीं मिली एंड आपको रेंट भी नहीं मिला। तो व्हाट आर दी रेमेडीज़? तो ये हम इस चीज़ में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपकी रेमेडी है वो आपको अवेलेबल है, वो है सिविल रेमेडी। सिविल रेमेडी का क्या मतलब है कि आप अपने जो आपने रुपए दिए हैं किसी न किसी कंडीशन के बेस्ड पे दिए होंगे, कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, कोई कंसिडरेशन हुई होगी। कंसिडरेशन मतलब जो अमाउंट आपने दी है वो कुछ हुआ होगा, तो वो आप डिमांड बैक कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। सबसे पहली रेमेडी तो यही है। दूसरी रेमेडी क्या होगी? अगर सिविल चीज़ आ गई तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, आपको इस स्टेज तक जाना पड़ा, तो इसका मतलब है कि वो बैड इंटेंशन के साथ में काम कर रहा था, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा था, आपको धोखा दिया या आपको इग्नोर कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ही मे हैव सम काइंड ऑफ बैड इंटेंशन टू चीट पीपल और समथिंग लाइक दिस। तो आप क्रिमिनल रेमेडी भी कर सकते हो, क्योंकि सीधा सीधा तो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो आ ही गया कि बिकॉज यू केम इन टू दैट एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर, और वो ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया। फिर चीटिंग में भी जा सकता है अगर एक्सट्रीम केसेस हैं एंड यू नो एंड इट इज़ वेरी अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द केस, ऑन द फेस ऑफ द फैक्ट्स दैट द इंटेंशन इज़ बैड, तो वो क्रिमिनल में भी चला जाएगा। तो दूसरी रेमेडी आपकी क्या होगी? क्रिमिनल रेमेडी, जिसमें आप अपना उसके खिलाफ केस दर्ज कराते हैं, FIR दर्ज विद इन डिफरेंट सेक्शंस और उसके ऊपर कार्रवाई। अब तीसरी जो रेमेडी है वो आ जाती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो आपने सुना होगा। बिकॉज कंज्यूमर क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कुछ बाय किया तो मैं कंज्यूमर हो गया, कंज्यूम करने वाला हो गया, कंज्यूमर हो गया। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक छोटी सी चीज़ जरूर आएगी कि एक डेफिनेशनल क्लोज है कि जिसमें कंज्यूमर जो है ना वो वही होगा जो अपने रेजिडेंशियल पर्पजेज़ के लिए फ्लैट ले रहा है। तो इसमें वो लोग जा सकते हैं जो अपने रेजिडेंशियल पर्पजेज़ के लिए फ्लैट ले रहे हैं, और अगर कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए ले रहा है तो उसके लिए वो जो हमने ऊपर जो मेंशन किया वो रेमेडीज़, और उसके अलावा जो मेंशन करने वाले हैं वो रेमेडीज़ अवेलेबल है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर वही है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है। तो ये एक बार ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी यही कहता है कि भाई आप उसको या तो अपना पजेशन दो, या फिर कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुई है तो उसकी भुगतान करो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको कि लिफ्ट नहीं लगी है, या आपको कोई एमिनिटी कही गई थी और वो मिली नहीं है, तो ये सब क्या हो गया? डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हो गया। तो या तो आप उसको क्लियर करो, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस को, जो भी डेफिशिएंसी हुई है उसको ख़त्म करो, या फिर उसको आप भुगतान करो, उसके एवज में आप कंज्यूमर को कॉम्पनसेट करो। ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है। और कंज्यूमर फॉर्म्स होते हैं। कंज्यूमर फॉर्म्स में क्या होता है? एक डिफरेंट सेट ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बनी हुई है कि आप एक फॉर एग्जांपल 1 करोड़ तक का आप यहाँ फाइल कर सकते हो स्टेट में, 10 करोड़ का आपका नेशनल में, इस तरह की एक लिमिट बनी हुई है, और उसी हिसाब से आपके केसेस भी फाइल होते हैं। तो ये जितने भी केसेस हैं ये आप वहाँ फाइल कर सकते हो जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है, वहाँ पे आप फाइल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, विदाउट एनी इशू। इसके बाद में जो रेमेडी है वो आती है रेरा। रेरा है क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट है, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, एंड टू प्रोटेक्ट
the interest of the buyers and to punish those who are indulged into such kind of activities. तो रेरा एक नया कॉन्सेप्ट है. रेरा में एक्चुअली में आप बिल्डर के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हो एंड दोज पर्सन्स जिन्होंने अपना फॉर एग्जांपल कमर्शियल पर्पस के लिए लिया था तो वो रेरा में बेझिझक जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं. एंड ये कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट भी हो गया है बिकॉज ये बेसिकली इसका पर्पस ही यही है. तो ये थोड़ा सा फास्ट हो गया है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसीडिंग्स. हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में एक अलग अलग तरीके से चल रही हो, बट जनरली इट इज़ ए फास्ट मैकेनिज्म. तो आप इसको देख सकते हैं रेरा में. रेरा की अथॉरिटीज़ होती हैं, यू कैन जस्ट कंप्लेन देयर और वो एक्शन लेंगे. अच्छा, एक मिस्टेक जो करते हैं जनरली वो क्या करते हैं कि कंप्लेंट अपने फाइल कर दी, फॉलोअप्स लेना भूल जाते हैं. फॉलोअप्स लेना बहुत ज़रूरी है. तो फॉलोअप्स लेना कभी ना भूलें. जो भी आपने कंप्लेंट करी है वो रिटर्न में करें, उसके रिसीविंग लें, उसके फॉलोअप्स बराबर हों और रिटर्न में ही अगर कोई कंप्लेंट है तो दोबारा से रिटर्न में ही डालें आप, तो उसकी भी रिसीविंग लें. तो ये जनरली फॉरगेट ना करें, भूलें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो रेरा भी क्या है, वन ऑफ दी अपना बेस्ट मोड्स हैं जिसके थ्रू आप ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. और रेरा में क्या होता है कि उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है. इसके बाद में एक और इफेक्टिव मैकेनिज्म आ गया है एंड वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट के अंदर में. तो आप क्या है ऐसी सिचुएशन में अगर डिफ़ॉल्ट हो गया है तो आप सेक्शन 7 के अंडर में एनसीएलटी में प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं फॉर CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. ये आप चीज़ें चालू कर सकते हैं. ये आता है सेक्शन 7 में IBC एक्ट में और ये टाइम बाउंड प्रोसेस है एंड जनरली लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में, लेकिन ये एक बहुत ही इफेक्टिव मोड होता है और बहुत ही प्रेशर क्रिएट करता है. तो ये आपको रेमेडी आई थिंक आपको लेनी चाहिए जब भी आप ऐसे सिचुएशन में जाएंगे. इसके बाद में एक और चीज़ आती है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी फाइन का प्रावधान है, तो आप उसमें भी अप्रोच कर सकते हो. तो और एक और चीज़ है इसमें, एक और चीज़ आती है आर्बिट्रेशन भी आती है. आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि एक आर्बिट्रेटर होता है, वो जनरली ये देखता है कि आप जो भी डिफ़ॉल्टर पार्टी है वो एग्रीमेंट से कितना डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है या कितना उन्होंने माना नहीं है. तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से उसको कंपल्स करते हैं कि आप एग्रीमेंट के हिसाब से चलिए, अदरवाइज यू हैव टू पे और टू पे कंपनसेशन. तो वो भी प्रावधान आपके पास में है. तो आपके पास में सिविल, क्रिमिनल, आपके पास में आप कंज्यूमर एक्ट हो गया, उसके बाद में आपका IBC हो गया, उसके बाद में रेरा हो गया, उसके बाद में CCI हो गया और उसके बाद में आर्बिट्रेशन हो गया. और भी एक चीज़ है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप उसमें कंप्लेंट भी कर सकते हो कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में शामिल है. तो ये काफ़ी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं एंड बहुत सारी चीज़ें पैरेलली चल सकती हैं. इफ़ यू हैव द मीन्स और मोड्स तो पैरेलली आप चलाइए, पैरेलली आप रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं. जब भी कोई कोर्ट आपको रिलीफ ग्रांट कर देगी तो वो जो दूसरी कोर्ट है वो उस ग्रांट को कंसिडर करके अपना फैसला सुना सकती है. तो दे कैन गो इंडिपेंडेंटली. तो आप उसमें ये जब भी ऐसी कुछ चीज़ आती है तो आप उनको इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं. आपको सिविल, क्रिमिनल के साथ साथ में अपने रिकवरी के साथ में अगर आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने खुद के लिए फ्लैट लिया है तो कंज्यूमर चला सकते हैं, रेरा में कंप्लेंट भी कर सकते हैं. पार्टी जो कंपनी की जो कंप्लेंट है फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वो भी आप कर सकते हैं. और फॉर एग्जांपल आप CCI के अंदर में भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं फॉर फाइन एंड IBC में भी आप उसमें जा सकते हैं. तो आपके पास में बहुत सारे प्रावधान हैं एंड जो IBC, रेरा, ये सब टाइम बाउंड प्रोसेस हैं. खासकर जो IPC है, IBC में खासकर जो क्या होता है कि टाइम बाउंड प्रोसेस है. तो वेरी इफेक्टिव रेमेडी यू हैव देयर इन दीज काइंड ऑफ केसेस. तो आपके पास में इतनी सारी रेमेडीज़ हैं एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द लीगल अपडेट्स. सी यू, टेक केयर.